बहुत सी ऐसी सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जो कि अलग अलग उम्र दराज लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। और आज के इस हेल्थ शो में हम बात करेंगे बच्चों की आंखों में होने वाले कैंसर से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ी हुई, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा से जुड़ी। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में मैं निधि हूँ आपके साथ, और हमारे साथ इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिंह हैं, PGIMER से हमारे साथ, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी से। मैम, आज का विषय बहुत पेचीदा मैं इसलिए कहूँ क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बात है और कैंसर इन आई से रिलेटेड है। तो आज के इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए सबसे पहले आपका वेलकम भी है और धन्यवाद भी है। Thank you for calling me to share my views on retinoblastoma। और मैं डॉक्टर उषा PGI चंडीगढ़ में एडवांस आई सेंटर में काम करती हूँ। तो आज मैं रेटिनोब्लास्टोमा में बोलना चाहूँगी। तो रेटिनोब्लास्टोमा, अगर हम बात की शुरुआत करें तो ये जो नाम है यही सबसे ज़्यादा जटिल होगा। इसके बारे में सबसे पहले हम समझें कि ये क्या है, क्योंकि हमने कह तो दिया कि आंखों में होने वाला कैंसर है, लेकिन अगर इसको और डीपली समझाने की बात है तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? रेटिनोब्लास्टोमा ये मैनी टाइप्स ऑफ कैंसर में से एक कैंसर है जो आँखों के अंदर होता है और बच्चों में होता है। सो रेटिनोब्लास्टोमा इज़ द मोस्ट कॉमन इंट्राओकुलर ट्यूमर ऑफ चाइल्डहुड। हमारे 90% बच्चे जो हैं 5 साल से कम होते हैं जिनमें ये ट्यूमर हो जाता है। जी। और ये ट्यूमर जो है आँख के अंदर होता है। ओके। रेटिना के जो अपरिपक्व रेटिनल सेल्स होते हैं उसमें से उत्पन्न होता है। ओके। तो वो ट्यूमर बन जाता है। ओके। वैसे हम अपने ग्राफिक्स के ज़रिए भी अपने दर्शकों को इसे समझने के लिए आसानी भी दे रहे हैं और कनेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बच्चों में ये समस्या रहती है, और स्पेसिफिकली अगर मैम इसका अगर एज ग्रुप की बात करें या फिर इसके अगर हम फैलाव की बात करें तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमें? ये जो ट्यूमर है जन्म से लेकर 5 साल तक ज़्यादातर देखा जाता है। नवजात शिशु से लेकर 5 इयर्स तक। ओके। और 5 इयर्स के बाद बहुत ही कम, बहुत ही रेयर होता है, या फिर बहुत डिले हो गया होता है डिटेक्ट करने में, उन पेशेंट में देखा जाता है। ओके। डॉक्टर उषा, जैसे आपने बताया कि ये छोटे बच्चों में या नवजात शिशु से लेकर 5 साल से छोटे बच्चों में ये 90% तक जो इसके लक्षण हैं वो पता चल जाते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो लक्षण हैं वो क्या क्या हैं, ताकि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों में शुरुआत से ही देख लें। देखिए, ये जो ज़्यादातर 80% बच्चों में एक सफ़ेद चमक दिखती है। ओके। वो नॉर्मल नहीं होता है। जो नॉर्मल होता है वो होता है लाल चमक। जैसे हम कभी फ़ोटो लेते हैं लो लाइट में, तो आंखों में से लाल लाइट दिखती है, या लाली आप बोल सकते हैं, जैसे रेड रिफ्लेक्स। ओके। आपने कई बार फोटोज़ देखा होगा, थोड़ी कम लाइट में लेंगे तो चमक आ जाती है, देन आपको वो ठीक नहीं लगता है। तो रेड रिफ्लेक्स इज़ नॉर्मल। बट बच्चों में जो होता है, ये ऐसे रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में, उनमें रेड की जगह वाइट रिफ्लेक्स दिखता है। उसको वाइट रिफ्लेक्स बोलते हैं, या फिर उसको वाइट ग्लो बोलते हैं, और हिंदी में सफ़ेद चमक। इंग्लिश में एक और वर्ड यूज़ होता है, कैट्स आई रिफ्लेक्स। ओके। तो कैट्स आई का मतलब है जैसे बिल्ली की आंखों में जो सफ़ेद चमक दिखती है, उस तरह की चमक। जैसे हम कभी ड्राइव कर रहे हैं, जैसे हम कभी ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की लाइट किसी बिल्ली की आंख पे पड़ जाए, तो उसमें से एक सफ़ेद चमक दिखती है, तो वो उसको उसी तरह का चमक इन बच्चों में दिखता है। ओके। और कुछ बच्चों में हमेशा दिखता है, कुछ में कभी वो साइड में देख रहे होते हैं तो पेरेंट्स को कभी कभी दिख जाता है। ओके। या कभी रोशनी पड़ गई तो दिख गया। और कुछ बच्चों की आंखों में 20% बच्चों की आंखों में उनकी आंख भैंगी होती है, क्योंकि अंदर पीछे ट्यूमर बैठा होता है और वो
आँख को सीधे देखने ही नहीं देता। मतलब उनकी डायरेक्शन सही सीधी हाँ, नहीं वो होती, तिरछापन होता है या कुछ अलग सी हटके दिखती है। हो सकता है वाइट ना दिखे, थोड़ा सा हल्का सा येलोइश दिखे, तो वो थोड़ा सा अलग हटके दिखता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। वन इज़ वाइट रिफ्लेक्स इन 80%, 20% में स्क्विंट है, और बहुत ही कम परसेंट में और भी कुछ लाली या फिर कुछ दिखता है। जब भी हम किसी समस्या की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम सेल्फ एग्जामिनेशन करें, लेकिन ये छोटे बच्चों की आँखों से जुड़ी हुई समस्या है, कैंसर है, तो इसका ध्यान पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा रख सकते हैं, या उस दौरान अगर डॉक्टर ने नोटिस कर लिया है तब कुछ ऐसा है जिसके बारे में, जैसे मैंने आपने बताया कि एक सफ़ेद कलर की जो चमक है वो आंखों में दिखाई देती है, लेकिन अगर जैसे सामने बच्चा बैठा है तो ऐसे उसके अंदर कुछ वाइट डॉट जो हमारी आई बॉल जिसको हम डेला बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, तो क्या ये उसमें भी विजिबल होता है? हाँ जी, तो इसमें क्या होता है कि शुरू में जब ट्यूमर छोटा होता है तो हमेशा सफ़ेद चमक नहीं दिखता है, पर जैसे जैसे वो बढ़ने लग जाता है तो चमक ज़्यादातर दिखने लग जाता है, और पेरेंट्स मोर विजिबल हो जाता जो है। सबसे पहले जो जिनको दिखाई देता है वो पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स में से मदर्स ही देखती हैं सबसे पहले ज़्यादातर हमारे बच्चों में। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, वो जैसे फोटोग्राफी करते हैं बच्चों की, वो अपने घर पे, आजकल तो सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो फ़ोटो ले सकते हैं, और लो लाइट में फ्लैश के साथ लेने पे तो ये पिकअप हो जाता है। तो ये हर पेरेंट कर सकता है घर पे। ये आपने एक तरीके से एक जरिया भी बता दिया कि किस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं। हाँ कि लो लाइट में अगर बच्चों की हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो उनकी आंखों में हम ये चेक कर सकते हैं कि सफ़ेद चमक तो नहीं है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपने एक अर्ली डिटेक्शन हम घर पर जो कर सकते हैं उसके बारे में बताया। जैसे मैम आपने बताया कि छोटे बच्चों में ये पाया जाता है कैंसर जो आई से रिलेटेड है, तो क्या ये हेरिडिटरी है? हाँ जी, ये 40% केसेस में हेरिडिटरी होता है और 60% स्पोरेडिक होता है। अच्छा, ओके। तो ऐसे हेरिडिटरी केसेस में इनके फैमिली मेंबर्स में या पुश्तैनी या दादा परदादा किसी ना किसी को रहा होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हर पीढ़ी में हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे किसी को रहा होगा। तो ये या तो उनके पेरेंट्स को रहा होगा, उन्होंने इलाज कराया होगा। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को पता भी नहीं होता है वो उनका बचपन में क्या इलाज हुआ है। उनको ये पता रहता है कि कुछ तो इलाज हुआ है, लेकिन पेरेंट्स शायद बता नहीं पाते उनको कि आपकी आंख में क्या इलाज हुआ था। तो जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चों में पाया जाता है। सो दैट इज़ हेरिडिटरी। सो जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके भी बच्चों को होने की चांसेस होते हैं। अच्छा, अगर फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली ट्री में कहीं आगे के आगे हुआ है या अभी पेरेंट्स को है तो इसकी संभावनाएं आगे बढ़ जाती हैं। जैसे आपने बताया कि 40% चांसेस हैं और 60% नहीं, 40% केसेस में हेरिडिटरी होता है। ओके। हाँ। और 60% केसेस में ये वैसे भी हो सकता है। हाँ, कुदरती हो जाता है, जैसे इसको छिटपुट बोलते हैं। ओके। तो वो भी संभावनाएं रहती हैं। हाँ जी। तो इसके होने के पीछे के कारण क्या न्यूट्रिशन या हमारा लाइफस्टाइल या पेरेंट्स किसी तरीके की अगर कोई और इलनेस से जूझ रहे होते हैं या फिर अगर किसी को कैंसर हुआ होता है तो क्या उनकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? अदर टाइप ऑफ कैंसर भी अगर रहा है फैमिली हिस्ट्री में तो एक पहले तो ये जो हमारे रहन सहन खाने पीने से कोई लेना देना नहीं है इस कैंसर का। और लेकिन अगर फैमिली में किसी को कैंसर है, कुछ और किसी और शरीर के दूसरे भाग में कैंसर रहा हो, तो पॉसिबिलिटी होती है कि इस बच्चे में उससे कुछ रिलेशन हो। ओके, तो इसके चांसेस हो सकते हैं। तो और ऐसे बच्चे जिनके दोनों आंखों में होता है कैंसर, उनको हमेशा रिस्क बना रहता है कि शरीर के दूसरे हिस्से में भी कैंसर हो सकता है। ओके। तो जैसे आपने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली डिटेक्शन के साथ जुड़ें, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों का बचाव कर सकते हैं, स्पेशली ज़िंदगियों का बचाव कर सकते हैं। तो मैम क्या अर्ली डिटेक्शन से
जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम आँख की रोशनी को भी बचा सकते हैं, ज़िंदगियाँ भी बचा सकते हैं इसके साथ, और इलाज भी संभव है। देखिए ऐसा है, किसी भी कैंसर में सबसे पहला गोल होता है जान बचाना। तो इसी तरह आई कैंसर में भी सबसे पहले हमारा ये होता है कि बच्चे की जान बचनी चाहिए। दूसरा होता है कि अगर हम जान बच रही है तो क्या बच्चे की आंख बचाई जा सकती है, और अगर आंख बचाई जा रही है तो क्या विजन बचेगा उसमें। अच्छा, तो विजन बचेगा, ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पे है, कितना बड़ा है, कितना फैलाव है, एक आंख में है कि दोनों आंखों में। इसमें ये सारी बातें से फ़र्क पड़ता है। ओके, जैसे आपने बताया कि एक आंख में है, दोनों आंखों में, अगर एक आंख में है तो हम दूसरी आंख बचा सकते हैं, या दूसरी आंख में संभावनाएं बढ़ जाती हैं? अगर बच्चा छोटा है और एक आंख में ट्यूमर है तो उसमें संभावना होती है कि दूसरी आंख में भी हो सकता है। हाँ। तो उसको बहुत करीबी से उसको बहुत क्लोज फॉलोअप पे रखना पड़ता है। उसकी जांच होती है हर 3 महीने पे। तो पॉसिबिलिटी, संभावना होती है दूसरी आंख में होने की। अच्छा मैम, जैसे ये भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि अगर किसी भी और तरीके का कैंसर है तो डॉक्टर से आफ्टर द ट्रीटमेंट भी, पोस्ट सर्जरी भी कनेक्शन रहता है और फॉलोअप रहता ही रहता है। तो क्या इसमें भी ऐसा रहता है कि चांसेस होते हैं कि ये कैंसर आप वापसी कर सकता है? हाँ जी, ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट पूरा हो जाए, लेकिन फिर भी इन बच्चों को हम लोग क्लोज फॉलोअप पे इसलिए रखते हैं क्योंकि दोबारा इसका होने की संभावना होती है। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से ख्याल रखना है, या क्योंकि मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की। इसीलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपके जो नेत्र विशेषज्ञ हों वो आपको बोले आने के लिए, फॉलोअप के लिए आने के लिए बोले, और आपका जांच करने के लिए बोले, तो वो सब फॉलो करना है पेरेंट्स को। ओके मैम, एक ये भी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की आंखों को लेकर कोई भी समस्या होती है, इनफैक्ट कोई भी शरीर से जुड़ी समस्या होती है तो उसको लेकर चिंतित रहते ही हैं, लेकिन आँखों से जुड़ी जब बात है तो बच्चों को विजुअली वो टेलीविज़न के साथ जुड़े हैं, अब कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हैं, तो बहुत सारी ऐसी और चीज़ें भी हैं। क्या वो लाइफस्टाइल जो बच्चों का हिस्सा बन चुका है वो भी इस को इम्पैक्ट देता है, या फिर जिन बच्चों में रेटिनोब्लास्टोमा का लक्षण मिला, आप उनका इलाज कर चुके हैं, तो आप उनको इन चीज़ों से दूर रखते हैं? देखिए अभी तक तो ऐसा कुछ पाया नहीं गया है कि बच्चा टेलीविज़न ज़्यादा देख रहा है इसलिए हो गया है, या और कोई विजन और कोई चीज़ रिलेटेड नहीं है रेटिनोब्लास्टोमा क्योंकि से। आपने कहा था ना 60% कुड बी अदर रीजंस, नहीं, तो ऐसा इसीलिए कोई हाँ जी, पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है किससे हो गया है, लेकिन रिलेशन टू द watching mobile, it is not related. it is not related. It is not related to poverty. It is not related to lifestyle. Poverty may be. There are some few studies which say probably poverty has a lot of issues, and they are more prone to infections or something like that. But as such, there is no connection with that. इनफैक्ट हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चों में ये लक्षण, जैसे कि बताया कि आँखों में सफ़ेद रंग की चमक दिखाई देती है, अगर इस तरीके का कोई भी लक्षण आप अपने नवजात शिशु से लेकर 5 साल से छोटे बच्चे के अंदर देखते हैं, तो आप PGI-MER की साथ कंसल्ट कर सकते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, और आपको वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ और भी सपोर्ट मिलेगी। जो कि अगला सवाल भी मेरा मैम आपसे होने वाला था कि क्योंकि बहुत से ऐसे इकोनॉमिकल वीकर सोसाइटी के लोग हैं जो जिनके बच्चे इसे सफ़र खो रहे होंगे, तो क्या यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं हैं या कोई ऐसे NGOs हैं जो कि आपके साथ PGI के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी मदद से कम से कम, क्योंकि कैंसर का एक्सपेंस को लेकर सबसे बड़ी टेंशन होती है, तो उसको उसका ध्यान रख सकते हैं, फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिल सकती है? देखिए रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट कई बार बहुत लंबा चलता है, और ऐसे में पेरेंट्स बहुत हताश हो जाते हैं क्योंकि खर्चा भी बहुत होता है, कई बार उनको बहुत दूर से आना पड़ता है बार बार,
और रहने का इंतज़ाम करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना, इससे पुअर फैमिलीज़ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हर हमारे पीजीआई में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सहायता मिलती है। हाँ जी। तो हमारे पीजीआई के अंदर एक पुअर फ्री सेल है जिससे इनके ट्रीटमेंट फ़ंड किया जाता है। हाँ जी। और एक स्कीम है गवर्नमेंट की, आयुष्मान भारत, जिसके अंदर भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उनको सारे ट्रीटमेंट का खर्चा मिलता है। और एक और स्कीम है जननी सुरक्षा स्कीम, उसमें भी बच्चों का इलाज होता है। तो इनमें से काफ़ी मदद मिल जाती है इनसे। और कुछ एनजीओज़ भी हैं जो इस कैंसर, आई कैंसर से, कैंसर ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन से जुड़े हुए हैं। तो वो कई बार दवाइयों का इंतज़ाम कर देते हैं। कुछ उन्होंने कुछ अपना फैसिलिटीज़ बना रखी हैं, जैसे शहर में होम अवे फ्रॉम होम बना रखा है, तो वहाँ बच्चों को रहने का इंतज़ाम कर दिया है। और उनको वहाँ से लाने का, आने जाने का खर्चा भी देते हैं कई बार। तो इस तरह हर तरह की मदद मिल जाती है बच्चों को। और बाकी जो भी ऑपरेशन के टाइम ज़रूरत होती है उसके लिए भी खर्चा मिल जाता है। और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुछ मिल जाता है। जैसे आपने बताया कि पॉलिसी से लेकर, ट्रैवल से लेकर, उनके रुकने से लेकर, मेडिसिन से लेकर और इमोशनल सपोर्ट, ये सब कुछ जो कुछ ऐसे एनजीओज़ हैं या कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके साथ पीजीआई जुड़ा, और इनफैक्ट पीजीआई अवेयर भी करती है कि किस किस तरीके से लोगों तक पहुंचती है, कि क्योंकि जैसे आपने कहा, बार बार कहा कि ज़रूरी है हमारे लिए अर्ली डिटेक्शन। अगर हम ये बात को समझ लेंगे तो हम जिंदगियां अपने देश के भविष्य की बचा सकते हैं। अभी मैं आपके साथ कुछ उन लोगों को जोड़ना चाहूँगी जिन्होंने पीजीआई से अपने बच्चों का इलाज कराया है, तो वो कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जी। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਏਮਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਟੀਨਾ ਬਲਾਸਟਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਮ ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀ 4 ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਜੇ ਕੀਮੋ ਦੇ ਜੀ, 4 ਟੀਕੇ कीमो लग गए। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ जी। मेरे बच्चे को पहले तो तिरछापन था आँखों में, तो उसी का इलाज कराने के लिए मैं इधर उधर हॉस्पिटलों में लेके घूमा। फिर एक जगह मैं जब पहली बार जिस हॉस्पिटल में गया तो वहाँ से जाकर के पता चला कि इसको आँखों में ट्यूमर है। फिर मुझे किसी ने बताया कि पीजीआई में लेके जाओ चंडीगढ़। फिर मैं यहाँ आकर के डॉक्टर से मिला, उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको बच्चे को कीमो लगेगी, कीमो के द्वारा हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो जब से कीमो स्टार्ट हुई है मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बच्चे को अब कुल मिला के ठीक है मेरा। 3 साल की थी जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तो मेरी एक उस टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो मेरी आँख रिमूव कर दी थी। तब से मेरा इलाज चल रहा है पीजीआई में। जैसे डॉक्टर साहब बुलाते थे तो उसी टाइम पे आते थे हम। अब बिल्कुल नॉर्मल है। आरबी सबसे पहले मेरी मदर को था, एंड उसके बाद मुझे एंड मेरी सिस्टर को हुआ। अब ट्रीटमेंट हमारा रेगुलरली यहीं पर हो रहा है, सो हम रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। पीजीआई की हेल्प की वजह से काफ़ी ट्रीटमेंट अच्छा हुआ और अब सब नॉर्मल ही है। ईयरली चेकअप होता है तो इतना कुछ नहीं आता, नॉर्मल ही चल रहा है सब। बड़े पेरेंट्स के एक चेहरे पर सुकून भी, एक समाधान भी है। और पीजीआई ही एक ऐसी जगह है जो कि हर आम इंसान के लिए ऐसा लगता है कि किसी भी सेहत से जुड़ी समस्या है तो उसका समाधान हमें पीजीआई में मिलेगा। ना सिर्फ फैसिलिटी मिलती है बल्कि साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एंगल में सपोर्ट भी मिलती है। तो मैम, आपका भी नाम का जिक्र बार बार हुआ, तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी सबसे पहले ये सफ़ेद चमक दिखती है तो पेरेंट्स इसमें टाइम ना गवाएं, सीधे एक बड़े हॉस्पिटल में जाएं, किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। कई बार क्योंकि इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है,
तो कई बार कुछ डॉक्टर्स जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो वो कुछ ड्रॉप्स लिख के भेज देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब तक बीमारी बढ़ती रहती है, तो जब तक ये पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल तब तक काफ़ी बीमारी फैल चुकी होती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी सफ़ेद चमक दिखे तो सफ़ेद चमक कुछ और कंडीशंस में भी हो सकती है, ज़्यादातर तो रेटिनोब्लास्टोमा में होती है और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो सबसे पहला काम है, सबसे पहले पीजीआई या किसी बड़े हॉस्पिटल या किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास ही जाके दिखाएं, चेकअप कराएं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्या ये ट्यूमर है कि नहीं है, क्या ये कैटरैक्ट है कि नहीं है। तो ये चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अगर बीमारी सबसे पहले जल्दी ही पकड़ी जाएगी तो शीघ्र इलाज शुरू हो सकता है और शीघ्र इलाज करने से बच्चे की जान बच सकती है, बच्चे की आँख भी बच सकती है और हो सके तो उसमें रोशनी भी बच सकती है। तो ऐसे अगर ये बीमारी जल्दी पकड़ी गई जिसमें हमारे ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं तो उसमें हम कई बार अब आँख निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आजकल। इतना हमारा एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है कि वी डोंट नीड टू रिमूव द आई, वी कैन ट्रीट एंड क्योर एंड सेव द विजन ऑल्सो। तो बच्चों की आंखों में ये रोशनी भी बचाई जा सकती है एंड दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। अगर रोशनी बच गई तो दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, दे कैन स्टडी, दे कैन गो टू स्कूल, दे कैन व्हेन दे ग्रो ओल्ड दे कैन गेट मैरिड, दे कैन हैव चिल्ड्रन, हेल्दी चिल्ड्रन। सो देयर इज़ एन ऑप्शन कि जब वो बड़े होके उनके बच्चे हों तो देयर इज़ अ ऑप्शन बाय जेनेटिक टेस्टिंग एंड बाय pregnancy, during the pregnancy they can get a amniocentesis done, जिससे गर्भावस्था में पानी निकाल के उसको टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, तो उससे पता लग जाता है उस बच्चे में रेटिनोब्लास्टोमा होने की संभावना है कि नहीं है। डॉक्टर उषा, आपने जिस तरीके से इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, ऐसा लगता है कि अभी हमने बाइट्स के साथ भी लोगों के साथ भी जुड़े थे, उनके भी चेहरों पर एक सुकून सा था। और जैसे आपने कहा कि दे कैन लीड टू नॉर्मल लाइफ, पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल दिनचर्या में जुड़ सकते हैं। ऐसे 2 बच्चे भी हमने देखे अभी और पेरेंट्स भी देखे कि पूरी उम्मीद के साथ वो जुड़े हुए हैं। और आपने बोला कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये टेस्ट हो सकता है कि आने वाले बच्चे के अंदर तो नहीं रेटिनोब्लास्टोमा है। आपकी बहुत एक्सपर्ट टीम है PGI-MER की और एक्सपर्ट टीम के साथ साथ वो हर एक पॉइंट पर, ट्रीटमेंट पर माइन्यूटली काम भी कर रहे हैं। तो हम आपकी टीम के ही एक डॉक्टर से ज़रूर कनेक्ट करना चाहेंगे अपने दर्शकों को। जी, बीमारी का नाम है रेटिनोब्लास्टोमा। ये सबसे पहले बच्चों में पाई जाती है। जनरली ये पाई जाती है 2 साल के ऊपर बच्चों में, मगर 2 साल के कम बच्चों में भी पाई जा सकती है अगर ये हेरिडिटी है या फिर कोई बच्चा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है। तो एक और बार वही हम शायद ये रिमाइंडर दे रहे हैं इस बात मैं ये कहना चाहूँगी कि रेटिनोब्लास्टोमा का ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ी रेटिनोब्लास्टोमा टीम करती है। जी। तो हमारे जैसे आई सेंटर में हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मनु आपने अभी देखा उनको। हाँ जी, हाँ जी। और मैं हूँ और हमारे साथ हमारी टीम होती है जो इलाज करती है आँखों के अंदर का इलाज। और इनको दूसरी टीम, एक और टीम मेंबर है पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट जो कीमोथेरेपी देते हैं हमारे बच्चों को। कीमोथेरेपी के बारे में सभी फेमिलियर हैं क्योंकि वो बाकी कैंसर्स में भी यूज़ होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बच्चों में का ट्रीटमेंट करने के लिए एक स्पेशल टीम होती है, द पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, बच्चों का ही कैंसर का इलाज करते हैं। दूसरे होते हैं कि रेडिएशन, कुछ बच्चों में रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, बिजली, रेडिएशन मतलब हिंदी में बिजली बोल सकते हैं। सो बिजली देते हैं तो उसके लिए भी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। और एक और ट्रीटमेंट, नया ट्रीटमेंट है जो है इंट्रा आर्टीरियल कीमोथेरेपी। ज़्यादातर सिस्टमिक कीमोथेरेपी हम वेन्स में देते हैं। तो और एक जो नया ट्रीटमेंट है वो है इंट्रा आर्टीरियल, यानी कि आर्टरी के अंदर हम सीधे दवा डाल के आँख के अंदर डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उसका फ़ायदा ये होता है कि बाकी शरीर में साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और आँख में कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग चला जाता है और ट्यूमर ख़त्म हो जाता है। उसमें ट्रीटमेंट भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो 3 इंट्राआर्टीरियल कीमोथेरेपी के बाद में हमें पता लग जाता है ये आँख बचेगी कि नहीं बचेगी।
तो ज़्यादातर वी गेट अ गुड रिस्पॉन्स, है ना, वी गेट मोर देन 70% रिस्पॉन्स है हमारे पेशेंट्स में। तो हम कई सारी आंखें बचा सकते हैं, उनको साइड इफ़ेक्ट से भी बचा सकते हैं, उनको बिजली से भी बचा सकते हैं। तो आज का जो ट्रीटमेंट का मकसद है कि बच्चे की जान बचाना, बच्चे की आंख बचाना, बच्चे की निगाह बचाना अगर हो सके तो। और चौथा एक और मकसद होता है कि साइड इफ़ेक्ट से बचाना। बिल्कुल। तो साइड इफ़ेक्ट्स, ताकि उनको आगे चलकर उनको और कोई प्रॉब्लम से सामना ना करना पड़े। तो साइड इफ़ेक्ट्स तो ये इंट्राआर्टीरियल जो कीमोथेरेपी है वो पूरे शरीर में कीमोथेरेपी को रोकता है। वो सिर्फ कीमोथेरेपी सिर्फ आँख के अंदर डाली जाती है जी। तो उससे उससे फिर आँख बच सकती है। तो आज के इस कार्यक्रम में समस्या से लेकर उसके समाधान तक, ट्रीटमेंट तक, कौन कौन सी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है उस पर हमने बात की। रेटिनोब्लास्टोमा यानी कि बच्चों की आंखों में होने वाले कैंसर से जुड़ी हुई। ज़रूरी है अर्ली डिटेक्शन, ज़रूरी है बच्चों की आंखों के अंदर की वाइट चमक को हम पहचानें और अपने एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज हमारे साथ PGIMER से प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिंह जुड़े। धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप ये कार्यक्रम को हमारे सैटेलाइट चैनल DD हरियाणा, DD पंजाबी के साथ सभी एरियाज़ में देख सकते हैं और उसके साथ हमारे YouTube चैनल के साथ भी कनेक्टेड होके आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं निधि आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद कहती हूँ।